अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हमने क्या करना है कि बेटा नस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस देखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो आएगी आपके लिए कंप्लीट मेथड बताई गई है किस तरह से आपने एनईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। बच्चे, आपने एनईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी करना है और साथ साथ ये भी आपको क्लियर कट में आपको पता होना चाहिए कि बच्चे हमारे पास जो स्कॉलरशिप है उसके लिए कैसे आपने अप्लाई करना होता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ना ये क्यूरीज होती है, उनकी ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो समझते हैं कि जो स्कॉलरशिप होती है ना नर्स के लिए, वो आप एडमिशन के बाद जो है ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है। आपने जब जो है नर्स की रजिस्ट्रेशन करनी होती है तब भी अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। तो साथ साथ हम ये भी देखेंगे किस तरह से जो है नर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, और साथ साथ जो स्कॉलरशिप के लिए भी इन्होंने अपने पोर्टल में फॉर्म दिया होता है उसको भी हमने कैसे फिल करना है। ठीक है डील्स, आइए हम चलते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरह बेटा। अब बेटा हमारे पास आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है नर्स एडमिशन 2026 ब्राउजर में आने के बाद, और यहाँ पे सर्च करना है और सर्च पे क्या करना है उसके बाद आपके सामने इस तरह का कुछ लेआउट शो होगा। थोड़ा सा कोड डाउन करने को यहाँ पर ये वाली जो वेबसाइट है नर्स की, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन डॉट नर्स डॉट एच डॉट पे, ये वाली जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल बेटा वेबसाइट है। तो आपने यहाँ पर जो है ना नीचे क्लिक करना है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2026 नर्स। यहाँ पे बच्चे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना, आपके सामने बेटा ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड शो होगा। ये पूरा डैशबोर्ड आपको नेक्स्ट के एडमिशन के लिए आपको शो हो जाएगा। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पर आपको ना कुछ सीरीज दिखेंगी। अब बच्चे नेक्स्ट का जो एडमिशन का टेस्ट होता है ना, वो हमारे पास ना उस 4 फेज में जो है ना वो अटेम्प्ट किया जाता है। अब बच्चा ये जो हमारे पास सीरीज 1 है, सीरीज 2 है, सीरीज 3 है, सीरीज 4 है, ये है क्या? नेक्स्ट क्या करती है कि बच्चे को ना, अपने स्टूडेंट को जो कि अप्लाई करता है एडमिशन के लिए, उसको 4 आपको अटेम्प्ट देती है, 4 चॉइसेस देती है। ठीक है, 4 अटेम्प्ट के लिए जो है ना वो आपको जो है ना चॉइस देती है कि आप या तो एनईटी 1 को देकर आप जो है 150 प्लस मार्क्स लेके अपने आप को सिक्योर कर लो, या एनईटी 2 को देकर 150 प्लस मार्क्स लेकर अपने आप को सिक्योर कर लो, या एनईटी 3 देकर आप जो है ना 150 प्लस मार्क्स लेकर अपने आप को सिक्योर कर लो, या एनईटी 4 देकर आप जो है 150 प्लस मार्क्स लेकर अपने आप को सिक्योर कर लो। ठीक है, तो ये आपको 4 अटेम्प्ट दे रही होती है। लेकिन कुछ माइवा फील्ड्स ऐसी भी होती हैं कि जिनके लिए आपको जो है ना कम से कम जितने ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स हो सके उतने आपको लेने पड़ते हैं। लाइक आप 170 ले, 180 ले, या 190 ले, या आप जो है ना 150 से अबव लें, तो उसके लिए बच्चे आपके पास चार जो है वो नेट की जो है ना सीरीज होती हैं। हमारे पास नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4। ठीक है, तो NET 1, 2, 3, 4 मतलब चार जो है ना आपके पास टेस्ट की अटेम्प्ट होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसके एनईटी के सीरीज 1 देकर, NET 1 देखकर वो क्या करते हैं कि 150 मार्क्स 1 मार्क्स जो है ना लेकर 150 से अबव मार्क्स लेकर अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीरीज 1 देते हैं लेकिन उनके मार्क्स बिलो देन हमारे पास जो है ना 150 होते हैं, तो वो क्या करते हैं सीरीज 2 देते हैं, सीरीज 2 देगा फिर 150 ले लेते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके 150 आ गए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छा है हमारे पास, जो क्योंकि हमने कोई हाईली रैंक जो है ना फील्ड में जाना है। तो वो क्या करते हैं 83 भी देते हैं, 83 दे के अपने मार्क्स को मजीद इंप्रूव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 84 देते हैं, अपने 84 को देकर अपने मार्क्स को मजीद इंप्रूव कर लेते हैं। टोटल 4 टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट जो है ना आपका वैल्यूएबल होता है। अब होता है बोला कि लास्ट में अपने चारों टेस्ट अगर अटेम्प्ट किए होते हैं, अगर चारों टेस्ट अटेम्प्ट किए होते हैं, तो आप चारों में से जिसमें आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं वो टेस्ट आपको प्रेफर किया जाता है। और उस टेस्ट की डिटेल्स आपने जो है ना, आपने जो है ना वो आपकी जो है ना जब मेरिट बनता है तो आपके हाईएस्ट रैंक जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स आए होते हैं वही टेस्ट आपको जो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वो उसकी टेस्ट की जो है ना मार्क्स आपको जो है ना कलेक्ट करके आपका मेरिट बनाया जाता है। अब आपने बेटा अभी आते हैं हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ कि रजिस्ट्रेशन हमने कैसे करनी है। एक चीज बेटा याद रखना है कि जो सीरीज 1 है ना, उसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 नवंबर है। 5 अक्टूबर से तो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुई है। आपने अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 नवंबर है, तो आपने 21 नवंबर तक अप्लाई कर लेना है। ठीक है, NET 1 के लिए, ठीक है, सीरीज 1 के लिए। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है कि आपने ना NET के लिए अप्लाई जब करना है ना, तो वो तो आप करेंगे, लेकिन अप्लाई करने के बाद ना डेट भी सिलेक्ट करनी होती है। अब याद रखना कि डेट सेलेक्ट करने की भी जो है ना वो डेडलाइंस है। ठीक है, आपने क्या करना है कि डेट को ना हो सके ना आपने ना पेपर से कहने कि आपने हफ्ता पहले
या आपने 2 से 3 दिन पहले, आपने जो है ना टेस्ट से 2 3 दिन पहले आपने लास्ट में जाकर आपने डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बच्चे यहाँ पर देखिए, जो आपका टेस्ट आएगा ना, वो 22 नवंबर से ऑनवर्ड स्टार्ट होना है। लेट्स सपोज कि आज आप अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डेट आपकी जो है ना वो खुद ब खुद अगर अभी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी डेट जो है वो होगी 22 नवंबर की। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना, वो वाला क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, 22 नवंबर को नहीं अप्लाई कर आपके डेट सेलेक्ट करेंगे, वो 23 नवंबर को डेट नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब आपका जो ये चलता है ना, आपका जो टेस्ट वो पूरा एक वीक चलता है। ठीक है, एक पूरा वीक आपका टेस्ट जो है ना वो चल रहा होता है। तो आपके पास कम से कम लाइक मंडे से लेकर आपका टेस्ट चलेगा सैटरडे तक। तो आपके बच्चा क्या करता है कि वो वेडनेसडे को जो है डे सेलेक्ट करा होता है, या वो जो है थर्सडे को डे सेलेक्ट करा होता है। तो ये कोशिश यही करनी होती है कि जो टेस्ट की डेट है ना, वो आपने ना 22 नवंबर जब आपका पहला टेस्ट होता है उससे 1 2 दिन पहले सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो टेस्ट की डेट है ना, वो आपने पहले क्या करनी होती है कि आपने ना डेट जो है ना वो आपने आपने टेस्ट से पहले 1 2 दिन पहले सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो डेट का आपने लाजमी याद रखना है। और डेट आपने कोशिश यही करनी होती है कि जितना हो सके उतना लेट आप सिलेक्ट करें। उसकी रीजन ये है कि उतना फिर आपको जो है ना वो टेस्ट का टाइम मिलता है, आपको जो है लेट जो है ना वो आपका टाइम मिल जाता है टेस्ट अटेम्प्टिंग का, या ये लेट डेट आपको मिल जाती है। अच्छा बेटा, अब आते हैं हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ। अब बेटा सबसे पहले पहले क्या करना है, यहाँ पर आपने ना क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी, क्योंकि आप अभी भी नए नए स्टूडेंट आए हैं, तो आपने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी पर बच्चे क्लिक करेंगे ना, तो आपने यहाँ पर अपना नेम मेंशन करना है, यहाँ पर अपना फादर नेम मेंशन करना है, यहाँ पर अपने अपनी ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस बेटा वो लिखेंगे, अपनी जीमेल वो लिखेंगे जो आप यूज करते हैं, मोस्ट बहुत ज्यादा कॉमनली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अपने जीमेल यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद दोबारा से आप जो है वही जीमेल अगेन लिखेंगे। उसके बाद बच्चे यहाँ पर हाउ डू यू नो अबाउट नेस्ट, अब नेस्ट के बारे से आपको कैसे पता लगा? अब यहाँ पर अगर यूट्यूब से पता लगा तो यूट्यूब से करेंगे, अगर न्यूज़पेपर से पता लगा न्यूज़पेपर, या नहीं तो फिर अगर किसी से नहीं पता लगा तो अदर पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पर अपने क्या करना है कि यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड दिया होगा, तो यहाँ पर अपने वेरिफिकेशन कोड लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। अच्छा बच्चे, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आपको अपनी जीमेल पर एक मेल आएगी। उस मेल को में आपको एक यूजर नेम दिया जाएगा और एक आपको पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, आपको यूजर नेम दिया जाएगा और आपको पासवर्ड दिया जाएगा। अपना जो है ना, अपना नेम, अपना फादर का नेम, अपनी मेल, अपने कंफर्म मेल, उसके बाद जो अपने वेरिफिकेशन कोड एंटर सबमिट करने के बाद आपको बेटा यहाँ से इस तरह का आपको लेयर शो होगा। अपने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है, और अब मैंने को बताया कि आपको मेल आएगी जिसमें आपको जो है ना यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अपने को मेल आई हुई, यहाँ पर देखा जाए पेज पे आपने जाना है तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको आ गया है। अब यूजर नेम आपका क्या है वो आपको यहाँ पे पता लग गया, और यहाँ पे पासवर्ड क्या है वो भी आपको पता लग गया। तो आपने क्या करना है, सिंपल यही यूजर नेम और पासवर्ड आपने लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ना आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर अपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद बेटा हमारे पास ना यहाँ पर बेटा आपको जो है ना कंप्लीट डैशबोर्ड शो हो जाएगा आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई क्या करना है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन आप करते हैं, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है नेस्ट एंड नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने को बताया वीडियो के स्टार्ट में कि जब आप एनआईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपने अप्लाई करते वक्त ही आपने अपने डैशबोर्ड में आपको जो है ना कंप्लीट आपको फॉर्म मिला होगा कि आप तुमसे वो पूछ रहा है कि आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो फीसेस को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो है ना वो नेस्ट ने 2018 से स्टार्ट की थी। ठीक है, 2018 के बाद से जो है ना हमारे पास जो स्कॉलरशिप वाला क्राइटेरिया आया नेस्ट के अंदर, नेस्ट ने इसको अप्लाई अप्लाई किया, और ये किया कि रजिस्ट्रेशन के ड्यूरेशन में ही इसका पूरा का पूरा फॉर्म बना दिया।
अब यहाँ पे बच्चे जो स्टूडेंट जो है ना नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करना और येस पे कर देना है। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल नो पर क्लिक करके आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आप करना चाहते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना तो अपने येस पर क्लिक करना और यहाँ पे आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है रीड करने के बाद। जैसे ही बेटा आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपने बस क्या करना है, फिर बच्चे यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है क्योंकि आपने कंप्लीट अपना फॉर्म फिल करना है एप्लीकेशन का, कि अप्लाई करना है, अपनी तमाम डिटेल्स वगैरह सब देनी है। बेटा हमारे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप है। अब यहाँ पे पहले लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उसके बाद रिव्यू फॉर्म, फिर फ्री इनवॉइस। अच्छा, फी इनवॉइस में करना होता है कि फी सबमिट करनी होती है, उसमें आपको चालान मिलेगा, चालान मिलेगा आपने फिर फी सबमिट करवानी होती है। ठीक है, फीस की वेरिफिकेशन आपको वो 5 दिन लेता है, 5 डेज लेता है फीस की वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद आपको जो है ना वो क्या करता है, आपको जो है ना मतलब फिर आप ये अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो टेस्ट डेट सेलेक्ट करने के लिए आपको मेल आती है। अब यहाँ पे देखा जाए ना एप्लीकेशन फॉर्म हमने हमने सारा का सारा क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। अब सारा का सारा फॉर्म को फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हमने फॉर्म को फिल किया, सेकंड स्टेप में हम जो है फॉर्म को प्रीव्यू करते हैं, फिर तीसरे स्टेप में हम फीस सबमिट करवाते हैं। फीस सबमिट करवाने के बाद 5 डेज लेता है वो आपकी फीस की वेरिफिकेशन के लिए। फिर फीस जब वेरिफिकेशन हो जाती है आपको मेल आ जाती है कि फीस की वेरिफिकेशन हो गई है। उसके बाद फिर आपकी डेट को सिलेक्ट करने का आपको मेल आती है कि अब आपकी फीस की वेरिफिकेशन हो गई है, अब आप डेट अपने सिलेक्ट कर दो। मैंने आपको बताया कि डेट आपने ना सिलेक्ट करनी है, वो आपने करनी है 22 नवंबर से 1 या 2 दिन पहले या वीक पहले। तो डेट में लास्ट जाके ना काफी लेट आपने सिलेक्ट करनी होती है, इसकी रीजन ही होती है ताकि आपको जो है ना वो टेस्ट डेट जो है ना आपको लेट मिले। ठीक है, टेस्ट की डेट आपको ना लेट मिले और आपके पास जो है ना प्रिपरेशन करने के लिए ज्यादा टाइम मिले। अच्छा, इससे पहले बेटा आपने यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करने का जो साइज है वो 150 KB है। अच्छा, इसका फोटो कैसे अपलोड करनी है, एक तो आपका जो है फेस शो हो, उसके साथ आपके सिर्फ शोल्डर्स यहाँ पे शो होने चाहिए, मतलब आपके शोल्डर शो हो। ठीक है, तो आपने ये सबसे पहले अपनी जो है अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। तो पिक्चर फोटो अपलोड करने का पैटर्न ये है कि आपने अपना फेस शो कराना है और साथ अपने थोड़े बहुत शोल्डर शो हो रखते हैं, और 150 KB साइज आपके जो है ना पिक्चर का होना चाहिए। फिर यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है अपने पिक्चर को जब पे डाउनलोड किए होंगे। उसके बाद चेक बॉक्स पर बेटा आपने टिक करना है एक्सेप्ट फोटो टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद बेटा आपने अपलोड फोटो पर क्लिक करना है और ये आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना है, सबसे पहले बेटा अब ये चीज याद रखनी है, जहाँ पर स्टैटिक मेंशन है स्टैटिक, उसका मतलब ये है कि आपने वो लाजमी मैंडेटरी है वो वाला आपने जो है ना आपने जो है ना कॉलम को आपने फिल करना है, उस बॉक्स को आपने फिल करना है। ठीक है, अभी हम देखा जाए नेम आपने अपना जो है फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है, तो आप सिंपल फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, उसके बाद जेंडर आपने लिखना है, आप मेल है या फीमेल है। ठीक है, आपने सारा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आपने लिख मेंशन करनी है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर आपने CNIC मेंशन करना है। अच्छा, CNIC आपके पास अगर नहीं है तो आपके पास बे फॉर्म है, वो होता है बे फॉर्म का, आपको पता है बे फॉर्म में जो आपका नंबर मेंशन होता है वही आपका CNSC होता है, वही आपके शनाख्ती कार्ड ID कार्ड में आपका जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, आपने वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है अपने फादर का नेम लिखना है, उसके बाद फादर का अपनी स्टेटस लिखना है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे फादर का प्रोफेशन आपने लिखना है। अगर फादर का प्रोफेशन जो है ना हमारे पास अगर कोई और है, इनमें से नहीं है कोई भी, तो अपने अदर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बच्चे फादर की इनकम आपने लिखनी है पर मंथ कितनी है। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो है ना फादर की ईमेल आप मैंडेटरी तो नहीं है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते। उसके बाद यहाँ पे मदर का आपने नेम मेंशन करना है, नेम लिखना है। उसके बाद मदर का स्टेटस आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मदर का प्रोफेशन लिखना है। अगर फर्दर इनके में से किसी में से आपका जो है प्रोफेशन नहीं है मदर का, तो आप अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अदर पर भी यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर अदर माई परमिशन अदर रहेगा ऑप्शन, और उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेटा प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल आपने लिखना है कि कौन सा आपका किस प्रोविंस से आपने डोमिसाइल बनवाया था, आपने वो अपने प्रोविंस से मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे एरिया, अब यहाँ पे देखा जाएगा आप जो है ना दूर दराज आप पहाड़ों वाली साइड से हैं या गांव वाली साइड से तो आप रूरल पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपने अर्बन पर ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ पे अपने नीचे रिलीजन अपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपने आर यू स्पेशल पर्सन अगर आप मजदूर हैं, ठीक है, किसी भी लिहाज से अगर आप मजदूर हैं, ठीक है, तो आपकी जो है ना फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, अगर आप नबीना है, अगर आप जो है ना बह रहे हैं, तो इस मतलब ये स्पेशल पर्सन है तो आपने यस पर करना है, अगर नहीं तो आपने नो पर आपने चेक पर टिक करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ पर डू यू हैव एनी जो क्रोनिक कम्युनिकेबल डिसीज, अच्छा आपकी कोई ऐसी कोई डिसीज तो नहीं आप में
लाइक दिल का दौरा तो नहीं है, इस तरह की कोई डिसीज अगर है आपको, मतलब तो फिर आपने जो है ना आपने यस पर करना है, तो वैसे आपने नो पर करना है। अच्छा, दिल मतलब दिल में सुराख तो नहीं, इस तरह के कोई डिसीज अगर आपको है ना, फिर आपने यस पर करना है, नो पर करना है। उसके बाद मैं आर यू फर्स्ट इन योर फैमिली अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री। अगर तो आप फैमिली में पहले पर्सन है जो कि अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए, तो आपने यस पर करना है। अदरवाइज अगर नहीं तो आपने नो पर करना है, और ये मैंडेटरी है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर सिबलिंग्स एंड हमारे पास डिपेंडेंट्स हमारे पास आ रहा है। नंबर ऑफ सिबलिंग्स आपने बतानी है कि कितनी है, उसके बाद वो डिपार्टमेंट हमारे पास डिपेंडेंट ऑफ पेरेंट्स बताने हैं कि कितने हैं आपके। उसके बाद बच्चे यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालेंगे, अपनी प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद सिटी बताएंगे आप अपने पोस्टल एड्रेस का। कंट्री यहाँ पे बताएंगे आप अपने रेजिडेंस बताएंगे। उसके बाद बच्चे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप बताएंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज पोस्टल एड्रेस है, तो आपने यहाँ पर जो है ना आपने सिंपल इस चेक बॉक्स पर हमें टिक करना है। अदरवाइज डिफरेंट है, तो हमें अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, अपनी कंट्री लिखना है, और कंट्री में अपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आपने अपना रेजिडेंस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद बच्चे नीचे आप अपना फोन नंबर की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब फोन नंबर जो है एक तो कैंडिडेट का होता है अपना। उसके बाद फिर जो है ना एक होता है आपके गार्डियन का, और एक होता है एक आपका लैंडलाइन नंबर होता है। अब यहाँ पे फिर वही बात है कि जहाँ पे स्टैटिक यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने रेड कलर से, तो ये तो मैंडेटरी है, बाकी आपको मैंडेटरी नहीं है। आप मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आपको पता है फोन नंबर कैसे लिखते हैं, पहले दो नंबर आते हैं आपके। दो नंबर कौन से होते हैं, पहले 92, अगर पाकिस्तान से तो 92, अगर किसी और सिटी से हैं तो उसका, अगर किसी और कंट्री से हैं, कंट्री कंट्री वाइज जो है ना ये आपके नंबर होते हैं। तो आपने उस कंट्री का नंबर लिखना है, जैसे पाकिस्तान का 92 है तो अपने यहाँ पे 92 का लिखेंगे, उसके बाद तीन नंबर और लिखेंगे, फिर अपने बाकी रिमेन नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर नीचे आपने लैंडलाइन नंबर लिखना है, गार्डियन नंबर लिखना है, उसके बाद ये पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ पे लिखने हैं। और ये आपको बताया हुआ है कि इस फॉर्म में अपने नंबर जो है ना वो लिखना होता है। ठीक हो गया, इस फॉर्म में अपने नंबर जो है ना वो लिखना होता है। अच्छा बच्चे यहाँ पर ना नीचे आप मूव करते हैं, नीचे हमने आप क्या करना है, नीचे यहाँ पर अगर देखेंगे ना पेइंग कैडेट स्कीम आ रही है, पेइंग क्रेडिट स्कीम। अच्छा यहाँ पर क्या मतलब है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पेइंग कैडेट स्कीम ऑफ आर्मी नेवी पीएफ, अगर आप करना चाहते हैं आर्मी नेवी पीएफ स्कीम के लिए, अब अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यस पर, अदरवाइज नो पर आपने जो है चेक बॉक्स को टिक करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट एंटी टेस्ट हमारे पास जो है मोड एंड स्टेशन। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो इस्लामाबाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को आपने जो है सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका जो टेस्ट होता है इस्लामाबाद नेस्ट का, वो आपका इस्लामाबाद में होता है, और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब कंप्यूटर पर लिया जाता है। उसके बाद बेटा आपने अपना एकेडमिक जो है बैकग्राउंड मेंशन करना है। एकेडमिक बैकग्राउंड मतलब ये है कि आपने क्या किया है, एफएससी किया है, एफए किया है, इंटरमीडिएट किया है, या आपने ओ ए लेवल किया है, या होम इकोनॉमिक्स किया है, या इक्वल वेरिएंट अपने। इसके बाद या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने क्या किया हुआ है वो अपने मेंशन करना है। लाइक मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैंने एफएससी किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अगर आपने एसएस किया होगा तो फिर भी आप जो है एफएससी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पर आप नीचे जाएंगे ना, नीचे जाएंगे ना तो फिर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपने अपना एच एस एस सी, मतलब कि आपने ए लेवल इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पे सिलेक्ट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, मैं अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मैंने, चलो मैंने पीवी इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अगर अपने एसएस की हुई है, अपने सब्जेक्ट कंपटीशन में मेंशन है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे मैं प्री इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो आपका होगा आपने उसको, ग्रुप ऑफ का जो होगा उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद बेटा, उसके बाद यहाँ पर ना, उसके बाद बच्चे यहाँ पर आपके पास क्या आया, प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया, इंटरमीडिएट आपने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि बच्चे, उसके बाद अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, और प्री इंजीनियरिंग को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे पूछा हुआ था, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्री इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करें। प्री इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपका केमिस्ट्री आ जाता है, आपका फिजिक्स आ जाता है, आपका मैथ आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका आईसीएस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर आपको पता है कि आपका जो है मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर इंक्लूड होता है। तो अगर मैथ्स को सिलेक्ट करता हूँ तो इस वजह से आपको जो है ना वो आपको आईसीएस के बारे से ये नीचे आप डिटेल्स में करेंगे। उसके बाद बेटा ऐसे ऐसे ही मतलब मैट्रिक की अपनी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे भाई यूरो पासिंग बताना है कि आपका यूरो पासिंग कौन सा है, यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स बताने हैं। उसके बाद जो तो आपने जो है मार्क्स कितने आपने obtained किए थे अपने मैट्रिक के अंदर वो बताने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ जाएगी, उसके बाद स्कूल और कॉलेज यहाँ पे बताना है, और अपना बोर्ड को अपने सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया।
उसके बाद यहाँ पे अपने HSC मतलब इंटरमीडिएट की डिटेल्स आपने मेंशन करनी है, और सिर्फ यहाँ पर आपने पार्ट 1 की सिलेक्ट करनी है, आपने डिटेल्स मेंशन करनी है। बताना है यूरो पासिंग कौन सा आपका, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं पार्ट 1 में, आपके जो है ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं पार्ट में, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। उसके बाद अपने कॉलेज आपने बताना है अपना। उसके बाद यहाँ पे अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे यहाँ पर आपने बेटा आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट की इंफॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है। अपने कंप्लीट जो है इंटरमीडिएट कंप्लीट की इंफॉर्मेशन पुट करनी है, और यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, यहाँ पर आपने अपना जो है परसेंटेज रहेगी, यहाँ पर अपने कॉलेज का नेम मेंशन करना है, और यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना हाँ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा यहाँ पर गौर करें ना, तो यहाँ पे बच्चे आपने ना अपने मैट्रिक में अपने स्कूल का नेम मेंशन करेंगे, आप पार्ट 1 में इसको अपने कॉलेज का नेम मेंशन करेंगे, इंटरमीडिएट का भी कॉलेज का नेम मेंशन करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आपने सारा लिख लिया, आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आई सर्टिफाइड दैट एकेडमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इन इज एक्यूरेट कंप्लीट एंड ऑनेस्टली, मतलब आपने खुद अपनी श्योरिटी देनी है कि मैंने जितने डिटेल्स पर प्रोवाइड किए हैं अपने एकेडमिक के डिटेल्स वो सारे के सारे एक्यूरेट हैं, ठीक है बेटा। ये बड़ी केयरफुली अपने अपनी डिटेल्स एकेडमिक की देनी है। उसके बाद बेटा आपने जो है ना, आपने एनईटी के अंदर अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। आपने एनईटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है। अब बहुत सारी फील्ड्स हैं, अब आप एनईटी में अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अब फील्ड का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं एनईटी के अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो आपको अगर अपने प्री इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर अगर आपने इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में जाना है, अब इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में कौन कौन से इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं आपको सारा पता होना चाहिए, जैसे सिविल है आपका, मैकेनिकल है आपका, इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद आपके और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि इंजीनियरिंग के साइड में आते हैं, तो ये सारे आपके इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं जो कि टॉप हैं, ठीक है, टॉप लेवल पर हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग और कंप्यूटर दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप जो है ना कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे फिर आप जो है ना, अगर आप जो है ना अप्लाई फॉर BS बायो इंफॉर्मेटिक्स पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको टिक कर देंगे। इसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, लॉ के लिए करना चाहते हैं तो हमें इसको टिक कर देना है। तो अगर आप आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आर्किटेक्चर इंडस्ट्रियल डिजाइन में क्या डिफरेंस है, इंडस्ट्रियल डिजाइन में ये होता है कि कंप्यूटराइज डिजाइनिंग आ जाती है और फिजिकल भी होती है, लेकिन आर्किटेक्चर में होती है थोड़ी फिजिकल, बिल्डिंग की डिजाइन होती हैं इस तरह करके। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है इस टाइप बॉक्स को टिक करेंगे। और उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करता हूँ प्रेफरेंसेस की, जैसे यहाँ पे मैंने तो सिलेक्ट कर लिया कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, और मैंने सेलेक्ट कर लिया इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, और यहाँ पे मैं एक और सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि आपका आ जाता है बैचलर आर्किटेक्चर के लिए, और आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अप्लाई फॉर LLB को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। जिसमें इंटरेस्ट होगा आपने उस पर ही सिलेक्ट करना होता है, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए मैं जब इसको सिलेक्ट किया तो प्रेफरेंसेस कैसे हम इसे लेते हैं। अच्छा प्रेफरेंसेस होती क्या है पहले ये समझे। प्रेफरेंसेस होती ये है कि आपका जब मेरिट बनेगा ना, अब जब आपका मेरिट बनेगा तो मेरिट में क्या होता है कि आपने जो पहली प्रेफरेंस दी होती है, आपका कंप्यूटर क्या करता है, जो कंप्यूटर होता है ना वो क्या करता है, आपने जो पहली प्रेफरेंस दी होती है ना वो उसको सिलेक्ट करता है, उसको पहले देखता है। अब पहली प्रेफरेंस आपने वो सिलेक्ट करनी है, पहली प्रेफरेंस में अपने वो डिग्री आपने मेंशन करनी है, वो फील्ड आपने मेंशन करनी है बैचलर की जिसमें आपका सबसे ज्यादा पहला इंटरेस्ट होगा। दूसरी प्रेफरेंस में आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पर जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आपने वो वाली फील्ड सेलेक्ट करनी है, ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पर आपका थर्ड नंबर पर जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा आपने उस फील्ड में जो है ना आपने उस फील्ड के अपनी प्रेफरेंस तीसरे नंबर पर सिलेक्ट करनी है। इसी तरह नीचे आपने अब नीचे मूव करते चले जाना है। इसलिए बच्चे अब यहाँ पर जितनी भी मैं लगभग पहली प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है ना कि आप इसमें आप सबसे पहले अप्लाई करना चाहते हैं अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं। इसके वजह से बच्चे यहाँ पर सारे के सारे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसमें अब इंजीनियरिंग के वजह से आपको पता नहीं कौन कौन से इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, जितने आप प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन है आपको उनके स्कोप के वजह से पता होना चाहिए, और उनकी जो है ना आपको पता होना चाहिए कि उस काम में होता क्या है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो बच्चे अब जैसे कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ना, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करूँ तो पहली प्रेफरेंस में मैं कहता हूँ कि मेरा सबसे पहला जो मैं ये अपनी मर्जी से सिलेक्ट करूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि पहला मैं सबसे पहला जो इंटरेस्ट है ना
वो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट है। तो मैंने क्या किया कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट लिया। मैं कहता हूँ कि मेरा दूसरा जो इंटरेस्ट है ना, वो मेरा आता है, जो मेरा दूसरा इंटरेस्ट आता है वो मेरा आता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर देखें आगे ना, अब देखिए ना आगे ना, यहाँ पर आपके सिटी के भी आपके नेम मेंशन है। आपने इस्लामाबाद के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया तो आपने इस्लामाबाद के लिए करना है, या आपने जो है रावलपिंडी के लिए करना है। तो ये आपने बड़ा केयरफुली होकर आपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना होता है। मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो पहली जो प्रेफरेंस है वो मेरी रावलपिंडी के लिए सिलेक्ट की, क्योंकि मेरी मैं जो है करीब है मेरे घर से, होम से। तो भी मैं रावलपिंडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। या अदरवाइज मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करते हैं, किसकी, इस्लामाबाद की सिलेक्ट करते हैं। तो चलो मैं पहली प्रेफरेंस जो है वो इस्लामाबाद की सिलेक्ट कर लेता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, क्योंकि मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट है इस्लामाबाद कैंपस का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और मैं कहता हूँ दूसरा जो मेरा इंटरेस्ट है वो सिविल का है, तो मैं सिविल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ तीसरा जो मेरा इंटरेस्ट आता है वो भी फर्दर मूव करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मैं तीसरी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करता हूँ। चौथी में मेरा इंटरेस्ट आता है नेक्स्ट भी मैं मूव करता हूँ, जैसे कि लाइक यहाँ पर ना हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग भी है और मेटलर्जी का एलर्जी एंड मटीरियल इंजीनियरिंग भी है। तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा तीसरा इंटरेस्ट है वो मैं कहता हूँ रावलपिंडी में भी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग में हो जाए तो ये भी बेहतर है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर जो है नेक्स्ट इस तरह अब तो सो ना, आप प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करते जाएंगे अपनी मर्जी से, कि आप कहते हैं ना लाइक यहाँ पर देखा जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने इस्लामाबाद के लिए भी सिलेक्ट किया, और अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मैं इस्लामाबाद के लिए भी सिलेक्ट किया और मैंने रावलपिंडी के लिए भी सिलेक्ट किया। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने किस तरह से प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना होता है। मैं हिसाब भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जिन जिन सिटी के लिए अलाउ है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उन उन सिटी को मैं पहली दूसरी तीसरी प्रेफरेंस में सिलेक्ट करता हूँ। तो ये बड़ी गेम सेटिंग होती है। जो बच्चा ये गेम को खेल लेता है अच्छे वे में, तो वो बेटा ज्यादा जो है बेहतर रहता है एडमिशन सिक्योर करने में अपनी मनपसंद फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पेयर केयरफुली, बड़े ही केयरफुली आपने जो है ना प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना होता है मेरिट को माइंड में रखते हुए। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद बच्चे क्या है कि अपने जीनिंग के तमाम जो है प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेना है। आपकी मर्जी होती है कि आप 4 प्रेफरेंस सिलेक्ट करें, आप जो है की मर्जी होती है 12 के 12 प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। तो ये आपकी अपनी जो है अकॉर्डिंगली आप जो है इसको प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद बच्चे अब याद यही रखना है कि पहली प्रेफरेंस वो सिलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, दूसरी वो जिसमें उससे कम होगा, तीसरी वो जिसमें उससे कम होगा, चौथी वो जिसमें उससे कम होगा। और एक और चीज भी यहाँ पे ट्रिक मैं दे रहा हूँ कि जैसे कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद के लिए भी थी और आपकी रावलपिंडी के लिए भी थी, तो आप ये दूसरी प्रेफरेंस में रावलपिंडी के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने बड़ा केयरफुली करना है, या पहले भी सारी इस्लामाबाद के लिए करें और नीचे रावलपिंडी के लिए कर लें, दूसरी सिटीज के लिए कर लें। तो ये अब खुद आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद बच्चे यहाँ पर आपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए भी सिलेक्ट करने हैं, तो आपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले मैं कंप्यूटर साइंस को कर लेता हूँ, सेकंड में मैं फिर जो है ना आपकी फर्दर जो है ना, जैसे यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस का जी के लिए भी है यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तीसरे नंबर पर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, चौथे नंबर पर मैं डेटा साइंस को कर लेता हूँ। ये आपकी कंपनी अकॉर्डिंगली है, इंटरेस्ट वाइज आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे जैसे यहाँ पे जो है ना मैंने बैचलर इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए किया था, तो आप पहली प्रेफरेंस किसको देते हैं आप आर्किटेक्चर को देते हैं, इंडस्ट्रियल को देते हैं। जैसे मैं आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, आर्किटेक्चर हो गया, सेकंड में मेरे पास इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया। तो ये प्रेफरेंसेस बच्चे बड़े केयरफुली अपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद एलएलबी के लिए आपने यहाँ पर मेंशन करना है तमाम डिटेल्स, ठीक है। अच्छा इस तरह से आपने अपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना होता है, जो कि आपने चूज प्रोग्राम्स, अपने प्रोग्राम्स को कैसे चूज करना है और अपने प्रेफरेंस को कैसे set करना है, ये तमाम डिटेल्स आपको पता लग गई है। उसके बाद बच्चे आपने जो पे करना है वो अपने रुपीज में करना है या डॉलर्स में करना है, तो मैं जैसे यहाँ पे ऑप्शन 1 को चेक बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद बेटा ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो गया। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको वो पूरा आपने क्लेरिफिकेशन देनी है, आपने सेटिस्फेक्शन देनी है एक्सेप्ट करके, और आपने यहाँ डू नॉट एक्सेप्ट करके। तो यहाँ पे बेटा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारे के सारी ए टू जी एक्यूरेट है, और उनको मैं बाद में एक प्रीव्यू फॉर्म में हम मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं सबमिट कर दूंगा तो मैं अप्लाई कर दूंगा, उसके बाद फिर जो है ना मैं चेंजिंग नहीं कर सकता। तो ये आपने एक्सेप्ट पर यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीव्यू फॉर्म पर आपने जो है ना क्लिक करना है, ठीक है बच्चे। जैसे ही बेटा आप सेव एंड प्रीव्यू फॉर्म पर करेंगे आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो आपने कोई चेंजिंग करनी है तो आप बैक टू एडिट फॉर्म पर करेंगे क्लिक। अगर आपने चेंजिंग नहीं करनी तो आप सीट फॉर पेमेंट जो लास्ट स्टेप है आपका
उस पर आप क्लिक करके मूव करेंगे। ठीक है बेटा। मैं प्रोसीड फ्रॉम पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ना बेटा, तो मेरे पास बच्चे चालान आ जाता है फी इनवॉइस का, दिस स्टेप में आपका चालान आ जाएगा। अब बेटा चालान को आपने फिल करना होता है, ठीक है। अब चालान आपने जो है किस बैंक में फिल करना है, ठीक है, ये आप ये देखेंगे ना, ऊपर जाएंगे ना, ये चालान आपने हबीब बैंक में आपने जो है ना आपने जमा करवाना है, ठीक है। ये चालान अपने हबीब बैंक में फीस जमा करवानी है, चालान जमा करवाना है। अब एक आपको रिसिप्ट आप खुद देंगे और एक बार खुद रखेंगे, ठीक है। जैसे अब ये चालान आप जमा कराएंगे आपको रिसिप्ट मिलेगी, तब डिटेल्स मेंशन करनी है, ठीक है। वो डिटेल्स नीचे आप जाएंगे तो आपको नजर आएंगे, वहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर बेटा आपने पेमेंट मेथड बताना है कि आपने जो है ना वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने पे किया या हबीब बैंक के थ्रू किया। उसके बाद बच्चे यहाँ पे डिपॉजिटेड अमाउंट, अब बताएं कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट की है। आपने ब्रांच बतानी है कि किस ब्रांच से आपने हबीब बैंक की, किस ब्रांच से आपने जो फीस सबमिट कराई है। आपने डेट ऑफ डिपॉजिट बतानी है, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में ही, 5 दिन लगते हैं आपको जो है ना आपकी फी वेरिफिकेशन के लिए। सर जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे 5 दिन लगेंगे, 5 वर्किंग डेज होती हैं। हो सकता है आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे। 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो अप्लाई करे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है। बेटा 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको जो है ना वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मेल आएगा कि वेरिफिकेशन हो चुकी है, आप टेस्ट टेस्ट ले करें। अच्छा बच्चे एक चीज़ याद रखनी है कि आपके जो टेस्ट है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं 22 नवंबर से लेकर ऑनवर्ड। अब ऑनवर्ड क्यों मेंशन किया, आपका लिमिट नहीं है इसकी। ये 1 हफ्ते में या 2 वीक में या 3 वीक में एनईटी पर होता है कि ये टेस्ट जो है कब तक लेके चले। अगर आप देखेंगे ना जो एनईटी सीरीज 2 है ना उसकी जो स्टार्टिंग हो रही है रजिस्ट्रेशन वो दिसंबर से हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि दिसंबर से पहले पहले या दिसंबर के पहले वीक तक ये टेस्ट को लेके जाएं। तो ये पता नहीं होता कि जो एनईटी की जो टेस्ट है वो कब तक चलते हैं, 1 वीक चलता है, 2 वीक चलता है, 3 वीक चलता है, 2.5 वीक चलता है। ये एनईटी पर होता है। बच्चे जो टेस्ट की डेट है ना वो अपने लेट सेलेक्ट करनी होती है। अब जाहिर है अगर 2 दिन हो रहे हैं एनईटी के पास, कि 2 दिन हो रहा है वो टेस्ट जो है ना वो टेस्ट जो है ना वो टेस्ट कलेक्ट कर सकती है आपका। 2 दिन आपके पास पड़े होते हैं, तो वो आपको इलेक्शन भी देती है कि आप अगर आपने अपनी टेस्ट डेट सेलेक्ट ना की, प्रीवियस 2 दिन पड़े हैं टेस्ट अटेम्प्ट टेस्ट देने के लिए, तो हम आपकी डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप अपनी डेट को सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से बेटा वो आपको इलेक्शन भी देते हैं। तो उस इलेक्शन से पहले पहले अगर वो इलेक्शन है तो लाजमी टेस्ट करें, उस इलेक्शन से पहले पहले आपके पास चांस होते हैं कि आप जो है ना डिले कर सकते हैं अपनी टेस्ट की डेट को। तो टेस्ट की डेट लेट ही अपना सिलेक्ट करनी है, ताकि आपके पास ज्यादा आपको टाइम मिले प्रिपरेशन के लिए। अप्लाई अब भी आप कर दें और फोन वीडियो देखने के बाद अप्लाई कर दें। बच्चे अप्लाई करने का मेथड ये है कि एक या तो ये है कि आप कंप्लीट पूरी वीडियो देखें, कंप्लीट पूरी वीडियो देखने के बाद अप्लाई करें, तो या फिर दूसरा मेथड ये होता है कि आप साथ साथ वीडियो देखते देखते अप्लाई करें। 3 स्टेप थे, फॉर्म को फिल करना था, आपको सारा बता दिया, इस अब आप अप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद 3 स्टेप के बच्चे मैं समराइज कर रहा हूँ। आपकी एनईटी की रजिस्ट्रेशन कैसी होती है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पोर्टल पर आना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, अपनी ये तमाम डिटेल्स डालनी है, नेम, अपना फादर नेम, अपनी मेल और कंफर्म मेल। उसके बाद आपने जो है आपको मेल आएगी जिसमें यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए, अपने पास मेल सेव करके यूजर नेम पासवर्ड डालें। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अपने यस पर करना है या नो पर करना है, वो आपकी अपनी ऑन चॉइस पर है। उसके बाद बेटा एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म पर जाने के बाद अपनी तमाम डिटेल्स देनी है, प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी है, और बाकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो अपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद बच्चे फिर आपने नेक्स्ट जो है प्रीव्यू फॉर्म पर आपने जाना है, प्रीव्यू फॉर्म में आप एडिट भी कर सकते हैं, या नेक्स्ट आप जो है अपने जो चलान के पेमेंट के प्रोसेस पे भी वो कर सकते हैं। फिर चलान अपने जो है चलान आएगा, चलान सबमिट करेंगे, चलान सबमिट करने के बाद डिटेल्स डालेंगे, डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है ना सबमिट करने के बाद फिर क्या होगा, फिर आप डैशबोर्ड पर अपने वापस आ जाएंगे। ये बच्चे में जैसे ही मैंने जो है सबमिट पर क्लिक किया तो वो यही कह रहे हैं कि आपको 5 वर्किंग डेज लगेंगे, आपकी जो है ना आपकी जो टेस्ट सिलेक्शन की टेस्ट क्वेजल की जो है ना आप टेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं, तब जब हम जो है वेरिफिकेशन कर लेंगे आपकी जो है ना पेमेंट को। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है कि माई अकाउंट पर क्लिक करना है।
सारा अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपने नीट बेस्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म भी तो अभी आपने आपने पूरा फिल करना है, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और आपको किस तरह से अपना एडमिट कार्ड मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। बच्चे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना अपने एप्लीकेशन स्टेटस में, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, फिलिंग एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड, और फी इनवॉइस इशूड। अब फी इनवॉइस ये यहाँ पे इशूड इस वजह से शो हो रहा है कि 5 दिन लगे वेरिफिकेशन के लिए। फी इनवॉइस डिटेल सबमिटेड। अब फी वेरिफिकेशन बाय नेस, अच्छा जो फी वेरिफिकेशन जब नेस की तरफ से हो जाएगी तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि भाई फी वेरिफिकेशन होगी है या नहीं हुई है सारी, यहाँ पे आपको जो है स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट क्वेश्चन सिलेक्शन बाय कैंडिडेट। अच्छा अब यहाँ पे जो टेस्ट क्वेश्चन अपने सिलेक्ट करना होता है, एक तो ये होता है कि वो मेल आती है आपको टेस्ट सिलेक्ट करने के लिए। दूसरा, आप पोर्टल पर डैशबोर्ड पर आने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड ले देने के लगाने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में आकर यहाँ पर यहाँ पर स्टेटस आपको यहाँ पर आपको पूरा क्लिकेबल बटन मिलेगा। इधर पे आप डैशबोर्ड में भी आकर अपने पोर्टल पर भी आकर नेक्स्ट के अपने डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड वो होता है कि आप टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद कोई एडमिट कार्ड मिलेगा जो कि अपने बच्चों को बनाना होता है। आपने टेस्ट के लिए जब जाते हैं तो उनको अपना एडमिट कार्ड दिखाते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड मिलेगा। यहाँ पर बच्चे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड पे जो आपको जो है कि लिंक आएगा तो उस पर डाउनलोड का लिंक आएगा, उस पर करके आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो अपने साथ लेके जाना होता है। ठीक है। अच्छा बच्चे ये तो सारा आपको पता लग गया कि आपने किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए नर्स के लिए अप्लाई करना है। और दूसरी बात ये है, ये भी पता लग गया कि आपने किस तरह से एडमिट कार्ड लेना है और किस तरह से टेस्ट की डेट को सिलेक्ट करना है। अब आते हैं हम जो है नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करने की तरफ। मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करता हूँ ना बच्चे, यहाँ पे बेटा नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही किया है तो नीचे लिखा हुआ है नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपने जो फॉर्म को लाजमी जो है फिल करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये बच्चे आपने यहाँ पर अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन देनी है, आपने पेरेंट गार्डियन इंफॉर्मेशन देनी है, आपने सेल्फ सिबलिंग इंफॉर्मेशन देनी है, डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन देनी है, इनकम एक्सपेंस इंफॉर्मेशन देनी होती है, हाउस इंफॉर्मेशन देनी होती है, आपने प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन देनी होती है, यूटिलिटी बिल्स इंफॉर्मेशन देनी होती है, आपने एडिशनल एसेट्स इंफॉर्मेशन देनी होती है, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन देनी होती है, ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन देनी होती है, एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है, आपने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब जैसे ही आप कोई भी आप जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो आप यहाँ पे कंप्लीट स्टेटस आपका शो हो जाएगा। ठीक है। इससे ये होता है कि आपको जो है सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छा फैमिली जो इन्फॉर्मेशन है ना बच्चे, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना फैमिली इन्फॉर्मेशन पर, तो मेरे पास सामने कुछ इस तरह का लेआउट शो होता है। यहाँ पर आपने पहले क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है ना अपनी पेरेंट आपने मैरिटल स्टेटस आपने बताना है कि पेरेंट का मैरिटल स्टेटस क्या है, आपने पेरेंट का स्टेटस बताना है। ठीक है। उसके बाद आपने जो है अपना नंबर ऑफ सिबलिंग्स बताना है, कितने आपके ब्रदर्स हैं, उसके बाद अपने कितने नंबर ऑफ सिबलिंग्स मतलब कितने आपको सिस्टर्स हैं वो बताना है। और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बताना है कि डिपेंड कितने हैं, मतलब अपने फादर के, आपके फादर के कितने डिपेंड हैं आपके जो है ना भाई आपके सिस्टर्स। ठीक है। तो ये मेंशन करेंगे और देन उसके बाद नीचे आप अपने अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर बच्चे क्लिक करने के बाद फिर फर्दर आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना अपनी आप मेंशन करेंगे। जैसे ही बेटा आपने अपडेट पर क्लिक किया तो यहाँ पे सिबलिंग की इन्फॉर्मेशन आएंगे। सिबलिंग इन्फॉर्मेशन में नेम ऑफ सिबलिंग आप करेंगे अपने ब्रदर। आपने मेंशन किया लाइक मेरे ब्रदर जो है ना वो कितने हैं, आपके ब्रदर कितने हैं, आपके 4 ब्रदर्स हैं और के 3 सिस्टर्स हैं, तो आप आपके नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, अगर 2 डिपेंडेंट हैं तो उनकी आप इंफॉर्मेशन जो है ना वो मेंशन करेंगे, उनके नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे ही मैं ना यहाँ पर सेव पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हम डिटेल्स मेंशन करेंगे। जैसे ही बेटा मैंने सेव पर क्लिक किया तो कंप्लीटेड मुझे यहाँ पर शो हो गया है आपके फैमिली इंफॉर्मेशन का। अगर आपने फैमिली इंफॉर्मेशन में कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा से आप चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद बेटा अपने पेरेंट गार्डियन इंफॉर्मेशन अपनी देनी है। ठीक है। पेरेंट गार्डियन गार्डियन इंफॉर्मेशन आपने देनी है, तो आपने पेरेंट गार्डियन गार्डियन इंफॉर्मेशन पर आपने जो है वो क्लिक। जैसे बेटा मैंने पेरेंट गार्डियन इंफॉर्मेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए फादर इंफॉर्मेशन मांग रहा है, फादर का नेम, उनकी एज, उनका एड्रेस,
और कंट्री आप वो आपसे पूछ रहा है, प्रोविंस पूछ रहा है, उनका सिटी पूछ रहा है, और फोन लैंडलाइन पूछ रहा है, मोबाइल आपका उनका नंबर पूछ रहा है, फोन वर्क पूछ रहा है। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन फादर की पूछ रहा है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है आपसे। उसके अलावा इज देयर एनी प्रीवियस जॉब इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन जॉब की। उसके बाद मदर की इंफॉर्मेशन पूछता है, नेम, उनकी एज, उनका एड्रेस, कंट्री, प्रोविंस, सिटी। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर, मोबाइल फोन वर्क, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मदर की। उसके बाद मदर की प्रीवियस जॉब इन्फॉर्मेशन। उसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है, इज योर फैमिली सपोर्टेड बाय एनी अदर मेंबर अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली के अलावा भी आपको कोई सपोर्ट करता है, आपने बताना यस नो में। तो उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद अपने सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बेटा आपने अपनी सेल्फ सिबलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी सेल्फ सिबलिंग इन्फॉर्मेशन पर आपने जो है क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ सिबलिंग इन्फॉर्मेशन को अपनी प्रोवाइड करनी है। जैसे बेटा मैंने सेल्फ सिबलिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया तो सेल्फ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आपका जेंडर पूछता है, आपका मैरिटल स्टेटस पूछता है, आपका पॉकेट मनी पूछता है, आपका डोमिसाइल प्रीवियस पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आपका पूछ रहा है, आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आपका रीजन पूछ रहा है। उसका मैट्रिक और ओ लेवल डिटेल पूछ रहा है आपसे, नेम ऑफ स्कूल, आपकी टाइप पूछ रहा है, यूरो क्वालिफिकेशन, आपका रोल नंबर, आपका कितने मार्क्स ऑब्टेन किया आपने वो पूछता है मैट्रिक के, मंथली आपकी ट्यूशन फी, आपका मंथली ट्यूशन सेंटर एक्सपेंस, आपका मंथली हॉस्टल एक्सपेंस, आपका मंथली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू एंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन पूछ रहा है, आपका मंथली कॉस्ट ऑफ बुक्स पूछ रहा है, आपका स्कॉलरशिप अवेलेबल थी या नहीं थी मैट्रिक में वो पूछता है, आपका एफएससी ए लेवल डिटेल्स पूछ रहा है, वो इसमें तमाम सेम जो डिटेल आपकी इंटरमीडिएट की डिटेल्स उसी तरह आपसे पूछी है उसने, आपके मैट्रिक की जिस तरह से पूछी थी। उसके बाद नीचे आपसे क्या करेगा, आपसे आपके ब्रदर के वजह से पूछेगा, आपके ब्रदर का, आपकी सिस्टर का नेम, उनकी क्वालिफिकेशन क्या, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, करंट जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो तमाम डिटेल्स मेंशन करने के बाद बच्चे अपने सेव पर क्लिक कर देना है। इन्फॉर्मेशन के बाद बच्चे अपने इनकम एक्सपेंस इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करनी है, आपने इस पर क्लिक करना है। मंथली बच्चे इनकम आपने पूछ रहा है अदर रिसोर्सेज के लिए, मंथली इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज कितनी है, आपके अदर इनकम सोर्सेज कितने हैं वो आपसे पूछेगा, पूछ रहा है। उसके बाद बच्चे आपसे फैमिली मंथली एक्सपेंस पूछ रहा है, आपकी क्लोथिंग, आपकी इंटरटेनमेंट, आपके वेकेशन, आपके मेडिकल एक्सपेंस, आपका सर्वेंट्स सैलरी, आपकी फूड, आपकी फैमिली मोबाइल एक्सपेंस, आपकी इंटरनेट एक्सपेंस, आपका अदर एक्सपेंस, आपका अदर एक्सपेंस रीजन भी पूछ रहा है। तो ये सारी अपनी जो है अपनी अपनी मंथली इनकम की इंफॉर्मेशन आपने पुट करने के बाद बच्चे आपने सेव पर क्लिक करना है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। इनकम एक्सपेंस के बाद बच्चे हाउस इन्फॉर्मेशन आती है, आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करना है यहाँ पे हाउस इन्फॉर्मेशन पर अपने क्लिक। हाउस इन्फॉर्मेशन में बच्चे आपने अपना एड्रेस बताना है, उसके बाद आपने ओनरशिप बतानी है हाउस की, आउंड, रेंटेड, इनहेरिटेड या रेजिडेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो ये सारी आपने बतानी है ओनरशिप आपकी हाउस कौन सी है, आपका अपना घर है, आपने रेंट लिया हुआ है, आपका जो है वो किसी एम्प्लॉयर के थ्रू आपको मतलब एज एम्प्लॉयर मिला हुआ है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने सेव पर क्लिक करना, हाउस इन्फॉर्मेशन के बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन आपने जो है पुट करनी है। हाउस इन्फॉर्मेशन के बाद बच्चे आपकी प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन में बच्चे सबसे पहले आपसे पूछेगा, डज योर फैमिली ओन एनी अदर प्रॉपर्टी। अगर आप नो पर करते तो सिंपल आपने यस से पर क्लिक करके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर मूव करेगा। अगर यस पर करते हैं तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितने हैं, एग्रीकल्चर लैंड सबसे पूछेगा, डू यू हैव एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है। और हैज योर फैमिली सोल्ड एनी एसेट इन द लास्ट 5 years, यानी कि कोई एसेट अगर हमने सोल्ड किया है लास्ट 5 years में तो आपने वो बताना है। उसके बाद बच्चे अपने सेव पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के बाद फर्दर इन्फॉर्मेशन आपसे वो पूछ रहा है उसको अपनी सारी देनी है। प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के बाद बच्चे वो आपसे यूटिलिटी बिल्स की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, यूटिलिटी बिल्स की इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। यूटिलिटी बिल्स पर आपने जो है क्लिक। यूटिलिटी बिल्स इंफॉर्मेशन में बच्चे अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस बताने कितने हैं, नंबर ऑफ अपने फ्री गैस कनेक्शंस बताने कितने हैं, नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शंस बताने कितने हैं, नंबर ऑफ वाटर कनेक्शंस बताने कितने हैं। ठीक है, फिर अपने अपडेट पर क्लिक करना है। फिर फर्दर आपसे डिटेल आपसे पूछेगा वो अपने बतानी है।
जैसे ही बच्चे अपडेट पे मैंने क्लिक किया तो ये आपसे फिर वो फर्दर कनेक्शन इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी का पूछ रहा है। लास्ट मंथ बिल कितना था, हाईएस्ट बिल कितना था, हाईएस्ट बिल मंथ को से पूछ रहा है कौन सा था, ईयर कौन सा था, लोएस्ट बिल कौन सा था आपका, लोएस्ट बिल मंथ कौन सा था, ठीक है, आपका ईयर और आपने बताना है, मंथ बताना है। इस बिल शेयर विद समवन, अगर बिल शेयर किया किसी और से तो आपने वो डिटेल में शेयर करनी है। फिर कनेक्शन इन्फॉर्मेशन सुई गैस का बताना है, वो तमाम वही तमाम डिटेल्स जो कि आपसे वो उसने पूछी हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आपने स्विग गैस बिल के लिए भी बतानी है, आपने टेलीफोन बिल के लिए बतानी है, वाटर बिल के लिए बतानी है। सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद बच्चे आप इसे पर क्लिक करके नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपने पुट करनी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बच्चे आपसे उसने पूछी है एडिशनल एसेट्स इन्फॉर्मेशन, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एसेट्स इन्फॉर्मेशन की अपनी सारी डिटेल्स पुट करनी है। एडिशनल एसेट्स इंफॉर्मेशन में बच्चे को आपसे पूछ रहा है डज योर फैमिली ओन एनी गोल्ड, ज्वेलरी और बार्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा है। आपने अगर यस पर करते हैं तो आपने फिर वो उससे पूछ लेगा वेट इन ग्राम्स बताएं कितना है, करंट मार्केट वैल्यू बताएं कितनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपसे फैमिली एसेट इंफॉर्मेशन पूछ रहा है डायमंड्स के वजह से, अगर है तो यस पर, अगर नहीं तो नो पर। अगर यस पर करते हैं तो फिर पूछेगा वेट इन ग्राम्स और करंट मार्केट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बच्चे इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे ना अपनी एसेट्स इन्फॉर्मेशन की, जितनी आपके पास एसेट्स की इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने सेव कर लेना, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो उसने पूछी है आपसे वो अपने बच्चे बतानी है। एडिशनल एसेट्स इन्फॉर्मेशन के बाद बच्चे आपसे बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है और अपने बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी सारी बतानी है। बेटा यहाँ पर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन में वो आपसे पूछ रहा है फैमिली बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ पर्सनल बैंक अकाउंट कितने फादर के, नंबर ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट कितने फादर के, नंबर ऑफ पर्सनल बैंक अकाउंट कितने मदर के, नंबर ऑफ बिजनेस बैंक अकाउंट कितने हैं मदर के, नंबर ऑफ पर्सनल बैंक अकाउंट आपका अपना कितना है, आपका बिजनेस बैंक अकाउंट कितना है, आपका जो है नंबर ऑफ पर्सनल बैंक अकाउंट, आपके बाकी जो आपके जो है ना, आपके जो ब्रदर हैं, आपके जो आपकी सिस्टर्स हैं, उनका आपका पर्सनल और बिजनेस बैंक अकाउंट पूछना है, वो आपने बताना है। उसके बाद बच्चे आपने सारा बताने के बाद अपडेट पर क्लिक करना है। बेटे यहाँ पे फादर की, अपनी जो है मदर की, मदर के बाद अपनी सेल्फ की, उसके बाद फिर तमाम अपने ब्रदर और सिस्टर की। अच्छा है, आपने जो है अपने बैंक अकाउंट जो सिर्फ आपका खुद होता है और बिजनेस अकाउंट बताने के बाद कितने खुले हुए हैं वो बताने के बाद आपने फिर जो है ना अपडेट पे करने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर फादर पर्सनल अकाउंट डिटेल बतानी है। नेम ऑफ बैंक बताएंगे, बैंक अकाउंट नंबर बताएंगे, अपना क्लोजिंग बैलेंस एज बताएंगे कितना है, उसके अलावा और कब से कब तक था, डेट, उसके अलावा मंथ ये बताएंगे, क्लोजिंग बैलेंस बताएंगे, अपना अकाउंट टाइप बताएंगे, टाइप ऑफ करेंसी बताएंगे, और यही से इंफॉर्मेशन फिर आप बिजनेस अकाउंट के बारे से बताएंगे। उसके बाद यही सेम इंफॉर्मेशन फिर आप मदर के बारे से बताएंगे, अपने ब्रदर्स के बारे से बताएंगे, अपने सिस्टर्स के बारे से बताएंगे। सारी इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद बैंक के डिटेल्स पुट करने के बाद फिर आपने बच्चे सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर मूव करना है। बैंक इंफॉर्मेशन की डिटेल के बाद आपने ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन अपनी बतानी है। ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन पर बच्चे आप क्लिक करेंगे, ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन सारी पुट करेंगे। ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछता है डज योर फैमिली यूज एनी ऑटोमोबाइल्स, अगर आपकी फैमिली कोई ऑटोमोबाइल यूज करती है तो आपने यस पर करना है, अगर नहीं तो नो पर करने के बाद सेव कर देना है आपने, ठीक है। यस करने के बाद आपसे टोटल नंबर पूछता है कितने हैं आपके पास जो है ना ऑटोमोबाइल्स है, लाइक मैं यहाँ पर 2 करता हूँ। तो 2 करने के बाद फिर आपने अपडेट पर क्लिक करना है, ठीक है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद बच्चे आप फिर आपने जो है अपने ऑटोमोबाइल्स के बस इंफॉर्मेशन देनी है। ऑटोमोबाइल 1 के लिए इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, टाइप पूछ रहा है कौन से टाइप है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पूछ रहा है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर पूछ रहा है, आपका इंजन कैपेसिटी पूछ रहा है, ऑनरशिप पूछ रहा है, ऑनरशिप कौन सी है, इसके अलावा मंथली फ्यूल एक्सपेंस पूछ रहा है, मंथली टोकन पेड पूछ रहा है, मंथली मेंटेनेंस एक्सपेंस पूछ रहा है। यही से इंफॉर्मेशन आपसे जो है ना वो ऑटोमोबाइल 2 के लिए पूछेगा। जितने भी आपके पास ऑटोमोबाइल्स हैं उन सारे इंफॉर्मेशन को क्लिक कर देने के बाद अपने सेव पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन के बाद बच्चे अपने एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट, ये वाली इंफॉर्मेशन देनी है, आपने इस पर क्लिक करना है कि फाइनेंशियल एक्सपेक्टेड सपोर्ट है तो आपने वो बतानी है। एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट में बच्चे वो आपसे पूछते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट इन्फॉर्मेशन में, वो कहता है हैव यू अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंशियल एड। अच्छा, फाइनेंशियल एड के बारे से आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने अप्लाई किया, अगर किया तो यस पे करेंगे, अगर यस पे करेंगे तो आपसे पूछेगा कितनी
फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया, आप अगर वन करेंगे, टू करेंगे तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अपडेट पर करने के बाद उसके बाद बच्चे नीचे आप डिस्पोजेबल इनकम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, डिस्पोजल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? डिस्पोजल इन्फॉर्मेशन उसके बाद नीचे बेटा प्रोवाइड करेंगे। डिस्पोजल इनकम इन्फॉर्मेशन में आपका आप ऊपर से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, टोटल मंथली इनकम भी शो हो जाएगी, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर्स भी शो हो जाएंगे, एनएटी मंथली डिस्पोजेबल इनकम भी आपको शो हो जाएगी। उसके बाद बच्चे एक्सप्रेशन, अच्छा एक्सप्रेशन आपने बतानी है सारी इसके वजह से। उसके बाद बेटा आपका डिस्पोजेबल इनकम इंफॉर्मेशन में आपसे पूछता है कि आप कितनी को मंथ के अंदर, आप एक मंथ के अंदर आप फी नश को दे सकते हैं, टोटल कितनी दे सकते हैं फी, तो वो आप बताएंगे। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताएंगे कि आप क्यों इतनी फीस देना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो रीजन प्रॉपरली बताएंगे। तो अब बेटा आपने बेटा ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है किसकी, आपने प्रोवाइड करनी होती है एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट की। तो ये सारी प्रोवाइड करने के बाद बच्चे आपने ये दोनों डिस्क्लेमर को चेक बॉक्स पर टिक कर देना है, और आपने सेव पर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद लास्ट हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ वो आपसे लेगा, आपने वो प्रोवाइड करने हैं अपनी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। आपने इस पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बेटा आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा, वो अपने वो प्रोवाइड। ये बेटा बड़े ही केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपने प्रोवाइड करने होते हैं। डोमिसाइल प्रोवाइड करेंगे अपना, अपना सीएनएससी प्रोवाइड करेंगे, अपना यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करेंगे, लास्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अपना लास्ट मंथ का सुई गैस बिल वो प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट, अपना टेलीफोन बिल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अपना जो है लास्ट मंथ का, उसके बाद यूटिलिटी बिल ऑफ लास्ट मंथ प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे फादर की, और उसके बाद मदर की। उसके बाद एप्लीकेशन एप्लीकेंट अकाउंट नंबर, अपनी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, अपने सिबलिंग की अपनी जो है ना वो डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, अपने ब्रदर्स की तमाम और अपने जो है सिस्टर्स की तमाम जो है बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बच्चे आपने फिर ना सारी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपने पहले क्या करना है, आपने जो ऐसे पर क्लिक करना है, तो यूं आपका जो है ना कंप्लीट आपके तमाम जो इंफॉर्मेशन थी वो नीड बेस्ड क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाएगी। पता कैसे चलेगा कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी आपने इंफॉर्मेशन अप्लाई कर दी है, वो कैसे पता लगेगा बच्चे? आपको इस तरह से पता लगेगा जब आपका हर स्टेटस में कंप्लीटेड शो होगा। यूं बेटा आपका कंप्लीट जो है ना नस्ट की एनईटी की वन की रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्लीट मेथड कंप्लीट होता है। अच्छा, अप्लाई करने का यही कंप्लीट मेथड है एज सुन एज आपके एनटी टू के रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके एनटी थ्री के रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके एनटी फोर की रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि वेबसाइट के अंदर जितनी भी डिटेल्स प्रोवाइड की गई यही डिटेल्स आपने एनटी टू में भी करनी होती है, थ्री में भी, फोर में भी करनी होती है। तो यू बेटा आपने जो है एनटी वन की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ तक आपका कंप्लीट जो मेथड है एनआईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए वो कंप्लीट होता है। यस, बहुत ज्यादा तादाद में हमारे पैसे बच्चे पढ़कर जो है ना एनईटी वन के अंदर बेटा 150 प्लस मार्क्स गेन कर रहे होते हैं। यूएस में बहुत ज्यादा बच्चों की जो एक होती है ना आपकी जो कंग्रेचुलेशन बच्चे, ये होती है कि स्टूडेंट जो है वो एनईटी वन के अंदर जो है ना 150 प्लस मार्क्स गेन करते हैं। 150 प्लस मार्क्स गेन करना एनईटी वन के अंदर बहुत ज्यादा टफ होता है। बहुत स्टूडेंट का अभी सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होता, सिलेबस भी नहीं कवर होता, स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बोर्ड उनका पीछे होता है और एंट्री टेस्ट आगे होता है, तो वो फिर साथ लिंक बच्चों को करना पड़ता है। तो अब भी उनका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होता, और जो है एनईटी वन का टेस्ट आया होता है तो बच्चे ये बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एनईटी वन के अंदर 50 प्लस मार्क्स गेन करना बहुत एक हेक्टिक टास्क होता है। और ये देखे बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि इस बच्चे ने एनईटी वन सीरीज वन के अंदर ही 150 प्लस मार्क्स गेन कर लिए हैं। तो ये बेटा ब्यूटी होती है बैच की, इंस्टीट्यूट की, कि वो आपको जो है ना एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे। अब ये बच्चे आपने इस चीज को फॉलो करना है कि डीओस मार्क्स आपने एनईटी वन के अंदर ही आप 150 प्लस मार्क्स गेन कर लें, बिकॉज आगे जाके एनईटी टू में आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे? बाकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट करीब होने लग जाएंगे। फिर एनईटी थ्री में तो ये है ना कि बाकी यूनिवर्सिटीज के बेटे साथ आपको उनकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके बाद एनईटी फोर में ये होता है कि सारे यूनिवर्सिटीज के टेस्ट
आए पड़े होते हैं। तो इसलिए बच्चे वो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे रह जाते हैं, ज्यादा वो सिक्योर हो जाते हैं। अब ये हमारी कोशिश होती है कि बच्चा एनईटी वन के अंदर ही 150+ मार्क्स गेन कर ले, उसके बाद फिर वो अपनी मनपसंद फील्ड में, अगर कोई ऐसी हाईली रैंक फील्ड में जाना चाहता है, लाइक कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहता है, टॉप रैंक फील्ड में जाना चाहता है जिसका मेरिट हाई होता है, तो पहले एनईटी वन के अंदर 150+ मार्क्स गेन कर ले और आगे जाके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर ले। अब ये बच्चा था, इस बच्चे ने एनटीटी वन के अंदर क्या किया, 150+ मार्क्स गेन कर लिए, और एनटीटी टू में इसने क्या किया कि उसने 171 मार्क्स गेन कर लिए। क्या इसका पर्पस ये था कि इस बच्चे ने जो है हाली रैंक जो है ना, इसने फील्ड के अंदर एडमिशन लेना था। अब यही बेटा हमारी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अब अगर मैं आगे मूव करूंगा, इसी तरह के बेटा हर्षा बच्चे, अब ये बच्चा ऐसे भी जो है ना, मैं एनटीटी सीरीज 4 के अंदर 150+ मार्क्स गेन किया। कुछ बच्चे होते हैं जो पहले सीरीज में नहीं अपने जो मार्क्स गेन कर पाते, वो फिर जो है या बाद में ज्वाइन करते हैं, या एनईटी टू का टेस्ट देते हैं या थ्री का देते हैं, डायरेक्ट एनईटी फोर का देते हैं, तो वो बाद में आते हैं। कुछ होते हैं जो एज अ स्टार से चलते हैं, तो वो लास्ट में जाके जो है मार्क्स गेन कर पाते हैं। ठीक हो क्या? तो बच्चे ये देखें, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पे 150+ मार्क्स गेन किया हुआ है। उसके बाद नीचे बेटा यहाँ पे भी इसने 150+ मार्क्स गेन किया हुआ है। उसके बाद बच्चे इतना डिगर सॉन्ग आगे देखे, हमारे बच्चों ने ना बैच में बच्चों ने ये देखे, इस बच्चे ने भी 150+ मार्क्स गेन किया हुआ है। इसके बाद बच्चे ये देखे 150+ मार्क्स इस बच्चे ने भी किया हुआ है। आगे बेटा पेट हाशा बच्चों ने मार्क्स गेन किए हुए हैं। अगर मैं सारा ही बताने लग गया तो वीडियो बेटा बड़ी लेंथी हो जानी है। अब बेटा ये जो हमारे पास अगर इसकी डिटेल्स लेना चाहते हैं ना बैच के, तो बेटा इस देखकर को डेप आप कनेक्ट कर सकती है। अदरवाइज बच्चे ये देखें वाई पास एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम एक लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट बन चुका है आपका। ठीक है, ये आपका लार्ज इंस्टीट्यूट बन चुका है जो कैंटीनस प्रिपरेशन करवाता है तमाम यूनिवर्सिटीज की, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईली बच्चों की जो रैंकिंग होती है वो नस्ट की होती है। अब यहाँ पर देखा जाए एनईटी प्रिपरेशन के वजह से यहाँ पर आपको फीचर कितने मिलेंगे, यहाँ पर देखा जाए देखिए वाई पास एजुकेशन सिस्टम, क्यों पास एजुकेशन सिस्टम क्यों ज्वाइन करते हैं और क्यों ज्वाइन करके हमें क्या चीजें मिलती है, बिकॉज ऑफ रेलिवेंट प्रिपरेशन। रेलिवेंट प्रिपरेशन की वजह जाती है, रेलिवेंट प्रिपरेशन से ये होता है कि बच्चा रेलिवेंट प्रिपरेशन करता है नस्ट की वजह से और अच्छे मार्क्स गेन करता है। हमारी कोशिश ये होती है बच्चा 150+ मार्क्स गेन करे एनईटी वन के अंदर, ताकि एनईटी वन में अच्छे मार्क्स गेन करे। एनईटी वन में गेन करेगा 150+ मार्क्स, उसके बाद एनईटी टू में इंप्रूव करेगा, फिर एनईटी थ्री में इंप्रूव करेगा, एनईटी फोर में और इंप्रूव करेगा। तो उससे ये होगा कि अपनी मनपसंद जो इंटरेस्टेड फील्ड होगी उसमें बच्चा एडमिशन ले सके। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एनईटी टू में ही आ रहे होते हैं, जो एनईटी थ्री में ही आ रहे होते हैं, एनईटी फोर में ही आ रहे होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, पहले से टाइम 150+ मार्क्स ले तो लेते हैं, लेकिन अपने मनपसंद फील्ड के लिए वो सिक्योर नहीं होते। तो बच्चे पहली एनईटी वन के अंदर ये 150+ मार्क्स गेन किया करें, गेन कर लें, उसके बाद फिर आप इम्प्रूव करके जो है मनपसंद फील्ड की डिग्री के लिए अपने जो है अपने अपने मार्क्स गेन किया करें। अच्छा बच्चे, उसके बाद क्या होता है, एक तो रेलिवेंट प्रिपरेशन की वजह जाती है। सो आप बेटा आपको लाइव लेक्चर नोट्स दिए जाते हैं, उसके बाद बेटा आपको लाइव जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं ड्राइव फॉर्मेट में। आपको लाइव रिकॉर्ड लेक्चर्स मिल गया, आपको लाइव लेक्चर नोट्स मिल गए, उसके बाद बेटा आपको लाइव लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद साथ टेस्ट मिलती है, आपको वर्कशीट मिलती है। अब वर्कशीट में क्या होता है कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए जाते हैं, वो आप प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है जो कि बेटा आपका वेबसाइट पे अपलोड होता है। आपके वेबसाइट पे होता है, उसमें लीडर बोर्ड का फीचर होता है। वो क्या करता है कि आपको जितने बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया होता है उनके नेम भी उसमें मेंशन होते हैं, उनके मार्क्स में मेंशन होते हैं, मैं आपको पता लग रहा होता है कि मेरी स्टेज में किस स्टेज में हूँ। क्या बाकी बच्चों के जो है मार्क्स पता लग रहे होते हैं और आपके पेपर में पता लग रहे होते हैं। इस तरह बेटा बच्चों में कंपटीशन आता है। उसके बाद बेटा आपको पाकिस्तान की जो टॉप फैकल्टी है वो आपको पढ़ा रही होती है, जो कि एक्सपर्ट होती है अपनी अपनी फील्ड के अंदर। उसके बाद बेटा आपकी जो है ना कंप्लीट सारा सिलेबस कवर होने के बाद आपके लास्ट में जाके रिवील लेक्चर्स होते हैं, जैसे कंप्लीट जो आपकी खासी खासी आपकी जो रिहर्सल हो जाती है कंप्लीट सिलेबस की। उसके बाद बेटा आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं आपकी जो यूनिवर्सिटी पैटर्न पर, ताकि ये कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, किस फॉर्मेट में आपको जो है टेस्ट प्रोवाइड की जाती है और सब मॉक टेस्ट आपको लास्ट में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बेटा फीचर है आपके पास इंस्टीट्यूट के। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा अगर मैं आगे मूव करूँ तो ये हमारे पास जो है ना बच्चों ने मार्क्स गेन किए हुए हैं। अब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रिजल्ट निकाला है, अब ये वो बच्चे हैं जो हमारी हिस्ट्री के बच्चे हैं। अब यहाँ पर मैं लिमिटेड जो है बच्चों की आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, जिस जिन बच्चों ने क्या किया है कि 150+ प्लस मार्क्स जो है ना वो गेन किए हुए हैं। अब ये वो बच्चे हैं जो बच्चे पास
पास आउट हुए हैं अच्छे मार्क्स लेकर, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चा पढ़ के ये नहीं है कि सिर्फ पास आउट, बल्कि ये मेरिट पोजीशन भी ले रहा होता है। अब बाकी यहाँ पर जो हमारे भाई बच्चा है मोहम्मद हसन हमीद, अब इस बच्चे ने क्या किया है कि फोर्थ साइंस और नेट टेक्नोलॉजी के अंदर साउथ पोजीशन ली है। उसके बाद इस बच्चे ने आपके बीएस केमिस्ट्री के अंदर मोहम्मद हसन हमीद ने, इसने बच्चे ने क्या किया है कि 9वीं पोजीशन ली हुई है। उसके बाद ये बच्चा हाशिम खान जदून, इस बच्चे ने क्या किया है कि 9वीं पोजीशन ली हुई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद आगे हमारे पास हाशिम खान जदून ने ही कंप्यूटर साइंस के अंदर 11वीं पोजीशन ली हुई है। उसका बेटा आगे मेरे पास हैदर जवेद आ रहा है, इस बच्चे ने 16वीं पोजीशन ली हुई है। अब बच्चे ना सिर्फ पास आउट होते हैं अच्छे मार्क्स करके, बड़े बच्चे मेरिट पोजीशन भी ले रहे होते हैं। और मेरिट पोजीशन का मतलब ये होता है कि एज अ ओवरऑल द वर्ल्ड या एज अ ओवरऑल पाकिस्तान बच्चे क्या करते हैं कि टॉप पोजीशन लेती हैं, मेरिट पोजीशन लेते हैं। 8वीं 10वीं बेटा 5वीं 6वीं, अगर बच्चे आप भी इस मेरिट पोजीशन लेना आना चाहते हैं, इस मेरिट पोजीशन को गेन करना चाहते हैं, तो बेटा पास एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन करें। इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने को भी सारे फीचर मिलेंगे और NDT 1 के अंदर अच्छे मार्क्स गेन से कर सकेंगे। ठीक है बेटा, आगे आगे बहुत ज्यादा बच्चों की जो है ना तादाद बड़ी बड़ी है। स्टूडेंट्स की ये हिस्ट्री है पास एजुकेशन सिस्टम की, जो कि ये लिमिटेड है। अब वो भी बेटा बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए और अच्छी जो है ना ऑनर्स के अंदर डिजायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन लिया है। अब बेटा यहाँ पर अगर मैं कंप्लीट जो है बच्चों के वैसे बताने लग गया तो वीडियो की लेंथ बढ़ जानी है। डिटेल्स अगर आप कंप्लीट जो डिटेल्स लेना चाहते हैं बैच के वाले से बच्चे, तो इस दी के कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आपको 7,000 बस इसकी बैच की फी है। इस 7,000 फी के अंदर बच्चे आपको कंप्लीट जो है NET 1 की, NET 2 की, 3 की, 4 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। लाइव लेक्चर नोट्स मिलेंगे आपको, लाइव रिकॉर्ड लेक्चर्स मिलेंगे, साथ आपको टेस्ट मिलेंगे, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और टेस्ट आपको क्विज फॉर्म में वेबसाइट में अपलोड हुआ मिलेगा। ठीक है बच्चे, ये सारी आपके जो है फीचर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जो है इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चे इस तरीके कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके आप बैच की कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। एंड लास्ट बेटा ये है कि आपने NET की रजिस्ट्रेशन को में अभी ही अप्लाई कर देना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कभी ही कर ले, लेकिन टेस्ट की जो डेट है वो आपने क्या करना है कि लास्ट में जाके सिलेक्ट करनी है, ताकि आपको NET की प्रिपरेशन जो करने के लिए मैक्सिमम टाइम मिले। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, दिमाग में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।